सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। ये दौरा किस कदर अहम है, इस्लामाबाद में किन अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के हैं और कंसर्न क्वार्टर्स तक क्या पैगाम पहुंचाना मकसूद है। हसन नियाजी को बाकायदा तौर पर फौज के हवाले कर दिया गया है और इतलात ये हैं कि अब उनको रावलपिंडी मुंतकिल किया जा चुका है। और फिर जो कुछ जिना हाउस हमला केस में हुआ और फिर कोर कमांडर लाहौर की पतलून लहराने वाला जो मामला है, उसका जिक्र भी उस दरख्वास्त के अंदर है, जिसको बुनियाद बनाकर हसन नियाजी को फ़ौज के हवाले करने की दरख्वास्त की गई है। और इस दरख्वास्त को मानते हुए अब कमांडिंग ऑफिसर के हवाले उनको कर दिया गया है। नंबर 804 ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल है, गर्दिश कर रहा है। कैदी नंबर 804 से मुराद चेयरमैन पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। ये दौरा किस कदर अहम है, इस्लामाबाद में किन अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के हैं और कंसर्न क्वार्टर्स तक क्या पैगाम पहुंचाना मकसूद है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है ज़रा उस पर बात कर लें। सबसे पहली और बुनियादी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान के भांजे हसन नियाजी को बाकायदा तौर पर फ़ौज के हवाले कर दिया गया है, यानी कमांडिंग ऑफिसर को सौंप दिया गया है। और इतलात ये हैं कि अब उनको रावलपिंडी मुंतकिल किया जा चुका है। गुज़श्ता रोज़ ये दरख्वास्त की गई थी कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है थाना सर्वर रोड लाहौर के, उनसे ये कहा गया था कि इनको कमांडिंग अफसर के हवाले किया जाए। और अब जो दरख्वास्त की गई थी वो दरख्वास्त भी मंजर आम पर आ गई है, पब्लिक हो गई है, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है कि इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। और फिर जो कुछ जिना हाउस हमला केस में हुआ और फिर कोर कमांडर लाहौर की पतलून लहराने वाला जो मामला है, उसका जिक्र भी उस दरख्वास्त के अंदर है, जिसको बुनियाद बनाकर हसन नियाजी को फ़ौज के हवाले करने की दरख्वास्त की गई है। और इस दरख्वास्त को मानते हुए अब कमांडिंग ऑफिसर के हवाले उनको कर दिया गया है, यानी अब वो फ़ौज की कस्टडी में है और मरकज़ी मुल्ज़िम यानी सानहा 9 मई के मरकज़ी मुल्ज़िम करार पाए हैं। और अब इमरान खान का केस तो मिलिट्री कोर्ट में अभी तक नहीं चला, लेकिन हसन नियाजी का, उनके भांजे का केस मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलेगा। और हसन नियाजी वही हैं जिन्होंने लाहौर के मशहूर हॉस्पिटल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे अपने वकला बरादरी के साथ धावा बोला था। वो मनाजिर भी बड़े दिलखराश थे, जिसमें हाथों में पत्थर उठा के एमरजेंसी के ऊपर शीशे तोड़े जा रहे थे, मरीज़ों को परेशान किया जा रहा था। वो लोग जो दिल की बेतरतीब धड़कनों के साथ हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है उसके साथ खेला गया था। उसके बाद हसन नियाजी इसके बाद भी एज ए मिसक्रिएंट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर के तौर पर काम करते रहे। और फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि कोर कमांडर हाउस पर धावा बोला और कोर कमांडर लाहौर की पतलून फ़ज़ा में लहराते रहे। और फिर जिस तरह के स्टेटमेंट्स हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं, यानी उसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं, यानी सब्सटैंशियल एविडेंस तो मौजूद है कार्रवाई के लिए हसन नियाजी के ख़िलाफ़। उसके बाद कैदी नंबर 804 ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल है, गर्दिश कर रहा है। कैदी नंबर 804 से मुराद चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जिनके लिए घर का खाना देने और बी कैटेगरी की दरख्वास्त उनकी अहलिया बुशरा बीबी कर रही हैं। आपको याद होगा कि कैटेगरी ए की दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकला की तरफ से की गई थी कि उनको ए कैटेगरी जेल मुहैया की जाए, जहाँ पर एयर कंडीशनर भी हो, जहाँ टीवी भी हो, जहाँ पर मुशक्क़ती भी हो, आओ भगत भी हो सके, उनको घर का खाना भी फराहम किया जा सके। यानी ए कैटेगरी की रिक्वेस्ट लेके उनके वकला गए थे। अब बी कैटेगरी पर बात आ गई है और बी कैटेगरी की जेल फराहम करने की दरख्वास्त उनकी अहलिया बुशरा बीबी कर रही हैं। और जवाज़ ये दे रही हैं कि घर का खाना इसलिए फराहम किया जाए कि उनके खाने में जहर मिलाकर उनको मारा जा सकता है, यानी जेल में उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। बी कैटेगरी की इस दरख्वास्त पर समात गुज़श्ता रोज़ होती, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक नासाज़ी तबाह के बायस मौजूद नहीं थे और इस दरख्वास्त पर समात नहीं हो सकी। लेकिन कल ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि बुशरा बीबी के जो ऑडियो टेप्स हैं, यानी वो जो फ़ोन का रिकॉर्ड हासिल किया गया था, उससे कुछ टेप्स निकाली गई थी, उसका फोरेंसिक भी हो गया। 23 सवालात भी तोशाखाना केस के अंदर उनसे पूछे जा चुके। उन सवालात का भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया है। जो कह रही थी कि ये झूठ पर मबनी है, ऑडियोज़ उनकी नहीं है, वो ऑडियोज़ भी फोरेंसिक के अंदर मैच कर गई हैं। पता चल गया है कि उन्हीं की ऑडियोज़ हैं, यानी सब्सटैंशियल एविडेंसेस कलेक्ट करने के अंदर एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बुशरा बीबी के अगेंस्ट भी हो चुका है। इमरान खान के अगेंस्ट सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर, यानी सीक्रेट एक्ट की दफ़ात के तहत भी
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यानी उधर भी केस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और हाथ बुशरा बीबी के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी आने वाले 1-2 हफ्ते, 1.5 से 2 हफ्ते बताए जा रहे हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए कि उसमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। और वो लोग जो ये समझते हैं कि जेल में, अटक जेल में मौजूद इमरान खान को नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट होगा जो इमरान खान को यकीनन खौफ के अंदर, परेशानी के अंदर मुब्तला कर सकता है, उनको परेशान कर सकता है, जिसके बाद रिक्वायर्ड जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो भी हासिल किया जा सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आने वाले दिनों में चेयरमैन पीटीआई की जान खलासी तो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। केयर टेकर कैबिनेट भी आ गई है और केयर टेकर कैबिनेट के बाद से जो सूरत हाल नज़र आ रही है, वो तकालीफ, वो परेशानियाँ, वो मुसीबतें, वो सख्तियाँ आने वाले दिनों में बढ़ती हुई ही दिखाई देंगी। और ख़ास तौर पे केयर टेकर कैबिनेट, जिसका इशारा हमने कल आपको अपने व्लॉग के अंदर दिया था, और हमारे उस व्लॉग के बाद केयर टेकर कैबिनेट के जो 18 वज़रा हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया। मुआविनीन ख़ुसूसी भी हैं, मुशीरान भी हैं, तकरीबन 2 दर्जन की ये कैबिनेट है जो अनवारुल हक काकड़ साहब की है। और इस कैबिनेट के अगर नामों पर तायराना निगाह डाली जाए तो मोर और लेस इसमें कुछ क्रेडिबल चेहरे भी हैं। शमशाद अख्तर साहिबा को कौन नहीं जानता है, वो स्टेट बैंक की गवर्नर भी रही हैं, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम किया, यानी आलमी जो फॉरम्स हैं उनके ऊपर भी काम करती रही हैं, एक क्रेडिबल चेहरा है। फिर गौहर एजाज साहब को कौन नहीं जानता है, वो एक सीजन्ड बिजनेसमैन है और एप्टमा के पैटर्न इन चीफ भी हैं और टेक्सटाइल की सनत से वाबस्ता भी हैं। और फिर ज़ाहिर है उनको एक बड़ा कलीदी रोल में देखा जा रहा है इस केयर टेकर कैबिनेट में। और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि गौहर एजाज साहब इस केयर टेकर कैबिनेट में सबसे तगड़े वज़ीर हैं, इसलिए कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनमें उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या माइंड है वो रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको वज़ारत इत्तलात का कलमदान सौंपा गया है। इसको भी एज़ अ कारमा देखा जा रहा है, ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी की तरफ से, कि ये वो सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ज़ेर अताब रहे। पीटीआई के दौर में इनको बेरोज़गार किया गया, कोशिश की गई कि ये किसी चैनल से वाबस्ता ना हो, लेकिन अल्टीमेटली वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। आज वही सहाफ़ी बतौर वज़ीर इत्तलात, यानी वो डिपार्टमेंट जो उसकी बेरोज़गारी का बंदोबस्त करता था, आज वो उसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के तौर पर पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं। उसके बाद उमर सैफ साहब, कौन नहीं जानता कि MIT से वो ग्रेजुएट हैं, और फिर पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत आला के दौर में IT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, PITB बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। अब उनको बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंपा गया है। टेक्निकली उनकी काबिलियत के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात ज़रूर होती है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा करीब हैं। फिर मुशीरान की अगर बात की जाए तो उसमें आहद चीमा साहब को भी अनवारुल हक काकड़ का मुशीर मुकर्रर किया गया है, वो शहबाज शरीफ के मुशीर के तौर पर भी काम करते रहे हैं। वसी शाह को भी मुशीरान की फहरिस्त में शामिल किया गया है। जलील अब्बास जिलानी, जिनका नाम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए सामने आ रहा था, और वाकिफ़ान हाल ये कहते हैं कि एन मौके के ऊपर उनका नाम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टरशिप, प्रीमियरशिप से हटाया गया, लेकिन उनको वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया है। बड़ी ही अप्रोप्रिएट चॉइस है, बड़ी मुनासिब चॉइस है। केयर टेकर कैबिनेट पर अगर निगाह डाली जाए और जिस अंदाज में ये कैबिनेट अनवेल या अनफोल्ड हुई है, इससे लगता है कि प्लान तो यही था कि ये 3 महीने तक नहीं चलेगी, ये एक्सटेंड हो सकती है। और अभी तक तो फरवरी ही बताया जा रहा है, और ये कहा जाता है कि जैसे राजा रियाज साहब ये कह चुके थे कि हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया था कि फरवरी में इंतखाबात होंगे, लेकिन इससे कितनी आगे जा सकते हैं अभी तक इस पर भी गैर यकीनियत है। और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं बहुत पहले ये कह रहे हैं कि उनके जहनों में ये गैर यकीनियत मौजूद है कि ये भी हो सकता है कि इलेक्शंस जल्दी ना हो। अब इसी से जुड़ा हुआ ये मामला है कि अगले महीने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। केयर टेकर कैबिनेट के आने के बाद ये दौरा हो रहा है, यानी मुल्क में इस वक्त कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है बल्कि केयर टेकर सेटअप है। इसका मतलब है कि ही इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड विद द केयर टेकर सेटअप, या इस वक्त वो किसी सियासतदान से मुलाकात नहीं कर रहे होंगे, यानी सियासतदानों से मुलाकात उनकी तरजीह नहीं होगी, बल्कि ताकतवर हलकों या कंसर्न्ड क्वार्टर्स के साथ उनकी मुलाकात होगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सऊदी क्राउन प्रिंस कोई भी हो, सऊदी हुकूमत कोई भी हो, वो इलेक्शंस में को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं, या इंतखाबात कराने में उनकी बहुत दिलचस्पी नहीं होती कि मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शंस कराए जाएँ। उनको भी इस तरह का सेटअप ही सूट करता है, क्योंकि फ़ी ज़माना
उनकी जो सेटलमेंट है या एग्रीमेंट है वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की यकीन दहानी से मशरूत नहीं है, बल्कि वो कंसर्न क्वार्टर्स की यकीन दहानी से मशरूत है। और इनका ये दौरा बड़ा सिंबॉलिक है, ऐसे मौके पर हो रहा है कि जब मुल्क में केयर टेकर सेटअप है, यानी वो आसानी से आएंगे तो इस्लामाबाद, लेकिन पिंडी वालों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर ये कहा जाए कि वो कोई दबाव डालेंगे और कंसर्न क्वार्टर्स को ये कहेंगे कि जी फौरी तौर पर इलेक्शंस कराएं, तो ये दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि वो को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते या इंटरेस्ट नहीं रखते इलेक्शंस वाले मामले के ऊपर। वो गर्दन को झटक देते हैं या मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। कोई अगर ये कहे कि वो नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता बनाने के लिए आ रहे हैं, तो ये आपकी क्या कहना चाहिए कि खाम ख्याली हो सकती है, या आप ऐसा बीइंग ऑप्टिमिस्ट महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती इस तरह के मामलात के अंदर। अब सऊदी हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अगर SIFC का क़याम हो चुका है, सऊदी अरब जो है वो एक इकोनॉमिक स्टेक होल्डर भी है एज़ फार एज CPEC इज़ कंसर्न। CPEC के अंदर भी सऊदीया की दिलचस्पी है। फिर रोड टू मक्का का प्रोजेक्ट भी है जो पाकिस्तान के साथ है, और मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 को इम्प्लीमेंट करना है सऊदी अरेबिया के लिए, और उसके लिए वो तमाम तर ममालिक के साथ वसी तर कौमी मफाद के अंदर ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और उसमें पाकिस्तान भी एक स्टेक होल्डर है। यानी उनका ये जो दौरा है वो पॉलिटिकल से ज़्यादा वो इकोनॉमिक यानी इकोनॉमी सेंट्रिक नज़र आता है, माशी हदफ ज़्यादा नज़र आता है बनिस्बत इसके कि सियासी कोई हदफ अचीव करना मकसूद हो। अब आने वाले दिनों में ज़ाहिर ये ज़रूर है कि उनकी तरफ से ये इमरान ख़ान पर जो शिकवा है, जो तहफ़्फ़ुज़ात है, रिजर्वेशंस है, कंफर्टेबल वो नहीं थे। इमरान ख़ान की रिलीज़ के हवाले से अगर कोई ये देखे कि जी वो आके प्रेशर डालेंगे और कहेंगे कि चेयरमैन PTI को रिलीज़ कर दिया जाए, तो मैंने आपको बताया कि उनका कोई सियासी इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। अब अगर कोई ये पूछना चाहता है कि चेयरमैन PTI का जो फेट है वो क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1-1.25 साल से पहले या कम से कम इलेक्शन से पहले वो बाहर आ जाएंगे। वो जेल में ही नज़र आ रहे हैं, और उनका मुकद्दर आने वाले 1-1.25 साल के अंदर जो है वो अटक जेल ही, या अटक जेल से अगर B कैटेगरी ज़्यादा से ज़्यादा दे दी जाती है तो उसमें दिखाई देता है। एक केस से दूसरा, दूसरे से तीसरा केस है, जल्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान खलासी होती हुई नज़र नहीं आती है। दूसरी बात ये कि मियाँ नवाज शरीफ वापस कब आएंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि अब वो जो ज़ीरो रिस्क की बात की जा रही थी, अगर इसके बाद कोई दूसरा बयानिया बनाना होगा तो वो बयानिया बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 16 सितंबर तक का एक बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया हुआ था कि जी अभी तक अदलिया में सहूलतकार मौजूद हैं, अगर वो सहूलतकार नहीं रहेंगे तो रिस्क ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जो सितंबर का तीसरा हफ्ता है वो मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए सहल है, ईजी है, उसमें आ जाएं। अगर तब भी नहीं आएंगे, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन वाली बात है, उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का चैप्टर आप क्लोज ही समझें। फिर आप ये समझ लीजिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या ताकतवर हलकों की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं है, वो जो रिस्क, असल रिस्क है, वो रिस्क ज़ीरो नहीं हुआ है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।